नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रूस यूक्रेन जंग खत्म करने को डोनाल्ड ट्रंप का प्लान तैयार। एलन मस्क ने कर दिया इशारा। खबर में आगे जिक्र होगा कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर घुसपैठ पर लगेगी लगाम, सेना ने बनाया 3 लेयर सिक्योरिटी प्लान। खबर में आगे जिक्र होगा कि संयुक्त राष्ट्र में सुधांशु त्रिवेदी ने पाकिस्तान को जमकर धोया, कहा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। इसके साथ आगे जिक्र होगा कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। नांदेड़ में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा महाराष्ट्र में बनेगी महायुति की सरकार। और इसी के साथ आगे बताएंगे कि झारखंड में गर्जा अमित शाह, बोले जब तक बीजेपी है अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलेगा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। रूस यूक्रेन जंग खत्म करने को डोनाल्ड ट्रंप का प्लान तैयार, एलन मस्क ने कर दिया इशारा। जी हाँ दोस्तों, वाशिंगटन से बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस संभालने से पहले रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का बार बार वादा किया है, जहां तक कि उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी बात की है। दोस्तों, ट्रंप की ओर से कुछ ही जानकारी सामने आने के बाद एक कथित योजना का विवरण सामने आया है जो युद्ध की दिशा बदल सकता है। ट्रंप के करीबियों ने कहा कि उनकी योजना में युद्ध को रोकने की कोशिश में रूसी और यूक्रेनी सेनाओं के बीच 800 मील का बफर जोन लागू करने के लिए यूरोपीय और ब्रिटिश सैनिकों को बुलाना शामिल हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि रूस यूक्रेन में अपने कब्जे वाले इलाके को बनाए रखेगा और कीव 20 साल के लिए नाटो में शामिल होने की अपनी योजनाओं को अलविदा कह सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर घुसपैठ पर लगेगी लगाम, सेना ने बनाया 3 लेयर सिक्योरिटी प्लान। जी हाँ दोस्तों, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर घुसपैठ के खिलाफ सेना ने एक अभेद चक्रव्यूह तैयार किया है। ये चक्रव्यूह 3 लेयर में तैयार किया गया है। बता दें कि हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की आशंका बढ़ गई है और लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। आतंकी विशेष रूप से टारगेट किलिंग कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों, सरकारी और पुलिस के कर्मचारियों को निशाना साध रहे हैं। घुसपैठ से निपटने और उन पर लगाम लगाने के लिए सेना ने 3 लेयर का व्यू रचना तैयार किया है। दोस्तों, आपको बता दें सेना ने व्यू रचना को लेकर बड़ी जानकारी दी है। कश्मीर में गुरेज से लेकर उड़ी तक और जम्मू में पूंछ से लेकर अखनूर तक लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। लिहाजा लाइन ऑफ कंट्रोल पर फिजिकल और टेक्निकल सर्विलांस बढ़ा दिया गया है। इन जगहों पर सेना ने एंट्री इन्फिल्ट्रेशन बिड को मजबूत किया। इसके लिए वाहन तारबंदी, हाई डेफिनेशन कैमरा, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स, ड्रोन की तैनाती, नाइट विजन डिवाइसेस तैनात किए जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संयुक्त राष्ट्र में सुधांशु त्रिवेदी ने पाकिस्तान को जमकर धोया, कहा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को खूब धोया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना रहेगा। दरअसल संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के साथ पाकिस्तान की भागीदारी तब शुरू हुई जब संयुक्त राष्ट्र 1948 में जम्मू और कश्मीर के विवादित क्षेत्र में शांति सैनिकों को तैनात किया। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पाकिस्तान के इस दावे पर आपत्ति जताई। उन्होंने यहां पर कहा कि ये अनावश्यक उल्लेख है। त्रिवेदी ने कहा कि पाकिस्तान ने एक बार फिर इस प्रतिष्ठित संस्था को उसके एजेंडे से भटकाने का प्रयास किया है। सुधांशु त्रिवेदी ने अपने उत्तर देने के अधिकार का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान की टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। त्रिवेदी ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के लोगों ने हाल ही में अपने लोकतांत्रिक और चुनावी अधिकार का इस्तेमाल करके नई सरकार चुनी। पाकिस्तान को इस तरह की बयानबाजी और झूठ से बचना चाहिए, क्योंकि इससे तथ्य नहीं बदलेंगे। अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर सुधांशु त्रिवेदी ने लिखा कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में संसदीय और विधानसभा के चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हुए हैं, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित मंच का इस्तेमाल इस प्रकार के गैर तत्वपूर्ण और भ्रामक शब्दों का उल्लेख करने के लिए नहीं किया जा सकता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। नांदेड़ में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा महाराष्ट्र में बनेगी महायुति की सरकार। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह महाराष्ट्र के स्वाभिमानियों की धरती है। जो लोग राजनीति के लिए स्वाभिमान के साथ समझौता कर रहे हैं, बाला साहेब की विरासत के साथ धोखा कर रहे हैं, उन्हें महाराष्ट्र के लोग जरूर सबक सिखाएंगे। उन्होंने
कांग्रेस पर ओबीसी और अन्य जातियों को बांटने का आरोप लगाया और कहा कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, महायुति के उम्मीदवारों को जीत दिलाकर अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे। उन्होंने कहा कि बीते कुछ दशक से कांग्रेस का जनाधार लगातार तार-तार हो रहा है, कम हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ऐसी समाज की एकजुटता, दलित समाज की एकजुटता, एसटी समाज की एकजुटता, आदिवासी समाज और ओबीसी समाज की एकजुटता। आज़ादी के बाद जब तक ऐसी एसटी ओबीसी अलग अलग जातियों में बट रहे हैं, कांग्रेस की राजनीति चलती रहे, सरकार बनती रही। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। झारखंड में गर्जे अमित शाह बोले जब तक बीजेपी है अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलामू की रैली में कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाला गठबंधन देश में सबसे अधिक भ्रष्ट है और उसे सत्ता से हटाया ही जाना चाहिए। चुनावी राज्य में प्रचार करने पहुंचे शाह ने कहा कि भ्रष्ट लोगों को उल्टा लटका देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ओबीसी आरक्षण के विरुद्ध है। उसने महाराष्ट्र में उलेमाओं के लिए 10% आरक्षण का वादा किया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मैं यहां से राहुल गांधी को चेतावनी देना चाहता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है इस देश में अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलेगा। शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण की बात करती है, संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान ही नहीं है। हम कभी भी किसी धर्म विशेष को आरक्षण नहीं दे सकते। महाराष्ट्र में उलेमाओं के एक समूह ने कांग्रेस को ज्ञापन दिया कि मुसलमानों को 10% आरक्षण दिया जाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम इसमें आपकी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं झारखंड की जनता से पूछना आया हूं कि अगर मुसलमानों को 10% आरक्षण मिलेगा तो किसका आरक्षण कम हो जाएगा? पिछड़े वर्ग, दलित और आदिवासियों का आरक्षण कम कर दिया जाएगा। मैं यहाँ से राहुल गांधी को चेतावनी देना चाहता हूँ, राहुल बाबा, आपके मन में जो साजिश हो, जब तक भारतीय जनता पार्टी है इस देश में अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत सरकार ने चिकित्सा उपकरण उद्योग को सशक्त बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए की योजना की कर दी शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने देश के चिकित्सा उपकरण उद्योग को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान किया है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को घोषणा की है कि सरकार 500 करोड़ रुपए की एक योजना शुरू कर रही है जिसका उद्देश्य भारत में चिकित्सा उपकरणों के उत्पाद को बढ़ाना है और आयात निर्भरता को कम करना है और इस उद्योग में कौशल विकास को बढ़ावा देना है। ये योजना 3 वर्षों के लिए लागू की जाएगी और इसके तहत विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा, जिनमें प्रमुख घटकों के निर्माण, सहायक उपकरणों का विकास, नैदानिक अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता, उद्योग संवर्धन और साझा बुनियादी ढांचे के निर्माण जैसी योजनाएं शामिल हैं। इस 500 करोड़ रुपए की योजना को 5 प्रमुख घटकों में बांटा गया है जिन पर सरकार खास ध्यान देगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नाना पटोले की चिट्ठी पर भाजपा ने कांग्रेस को घेरा, कहा वोट बैंक के लिए देश को बांटने में जुटी इंडिया गठबंधन। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की चिट्ठी ने बवाल मचा दिया है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड को लिखी चिट्ठी के जवाब में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उनकी मांगों के समर्थन के आश्वासन में जो चिट्ठी लिखी उस पर भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया अलायंस को घेरते हुए इसे देश को बांटने वाला कदम बताया है। शनिवार को भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी प्रवक्ता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह बड़ा गंभीर विषय है कि कांग्रेस वोट बैंक के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। 7 अक्टूबर को ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की तरफ से मौलवी उस्मान खान, साहबुद्दीन सौदागर और नायब अंसारी ने महाराष्ट्र कांग्रेस को समर्थन देने के लिए 17 मांगे रखी, जिसमें वक्फ बिल का विरोध, मुसलमानों को नौकरियां और शिक्षा में 10% का आरक्षण, पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को प्राथमिकता और आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग शामिल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गुजरात सरकार ने लॉन्च की सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-27। भारत को सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है उद्देश्य। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत एट 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप गुजरात सरकार ने राज्य की सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-27 लॉन्च की है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में इस नीति का उद्देश्य गुजरात को सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। इस पॉलिसी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए गुजरात ने गुजरात स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन की स्थापना की है। यहाँ पर राज्य के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए इसको समर्पित एक संस्था बनाया गया है। मुख्यमंत्री पटेल के नेतृत्व में गुजरात के सानंद में माइक्रोन के अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर ATMP यानी कि असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग संयंत्र का शिलान्यास किया गया है, जिसमें 22,500 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। इसके अलावा धोलेरा के सेमीकॉन सिटी में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड यानी कि TEPL और ताइवान की PSMC कंपनी भारत की पहली
वाणिज्यिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सुविधा स्थापित करने जा रही है, जिसमें कुल निवेश 91,000 करोड़ रुपए से अधिक होगा। तो दोस्तों आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कि कोई भी ताकत धारा 370 की वापसी नहीं करा सकती, पीएम मोदी का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के धुले में पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गठबंधन सरकार पर बड़ा हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस कश्मीर में फिर से साजिश कर रही है, कांग्रेस कश्मीर को तोड़ना चाहती है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में धारा 370 वापसी चाहती है। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो कुछ हुआ आपने देखा। पीएम मोदी ने कहा कि विधानसभा में धारा 370 की वापसी का प्रस्ताव पास हुआ। विधानसभा के अंदर आर्टिकल 370 के समर्थन में बैनर लहराए गए। बीजेपी के विधायकों ने इसका विरोध किया। बैनरों को विधानसभा के बाहर फेंक दिया गया। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में बाबा साहेब का संविधान नहीं चाहती। कांग्रेस महागठबंधन संविधान की झूठी किताब लहराता है। दोस्तों प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ बाबा साहेब का संविधान चलेगा। कांग्रेस पाकिस्तान के एजेंडे को बढ़ावा देना बंद करे। कांग्रेस कश्मीर को लेकर अलगाववादियों की भाषा ना बोले। पीएम मोदी ने कहा कि आर्टिकल 370 हटाना 21वीं सदी का सबसे बड़ा फैसला था। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। दुनिया की कोई भी ताकत जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी नहीं करा सकती। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का खतरनाक खेल खेल रही है और ये खेल इसलिए खेला जा रहा है क्योंकि कांग्रेस कभी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आगे बढ़ते नहीं देख सकती। यही कांग्रेस का इतिहास है। इसलिए मैं कहता हूं कि एक हैं तो सेफ हैं। हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। जहां विभाजन की आग है वहां की जड़ में कांग्रेस का देश विरोधी राग है। कांग्रेस हमेशा देश को तोड़ने वाले षड्यंत्रों का हिस्सा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एक हैं तो सेफ हैं, पीएम मोदी ने दिया नारा, बोले जातियों को लड़ा रही कांग्रेस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के धुले में चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया नारा देते हुए कहा कि एक हैं तो सेफ हैं। इस नए नारे को बटेंगे तो कटेंगे का ही रूप माना जा रहा है। एक दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ ने वाशिम में चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि अगर हम एक हैं तो नेक हैं और एक हैं तो सेफ हैं। उन्होंने कहा था कि बटना नहीं है, जब भी हम बटते थे तो कटे थे। धुले में रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने जाति को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का खतरनाक खेल खेल रही है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को कहा कि महाविकास अघाड़ी एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ना तो पहिए हैं और ना ही ब्रेक है तथा वहां हर कोई ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए लड़ रहा है। राज्य में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर धुले में अपनी पहली रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नीति महायुति गठबंधन ही महाराष्ट्र का तेजी से विकास सुनिश्चित करेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन की हवा निकालने की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप। जापान की तरह कई साल तक फंस जाएगा ड्रैगन। जी हां दोस्तों, चीन की इकोनॉमी कई मंचों पर संघर्ष कर रही है। इसमें जान फूंकने के लिए सरकार ने हाल में कई घोषणाएं की थी। आने वाले दिनों में भी कई और उपायों की घोषणा की जा सकती है। लेकिन इस बीच अमेरिका में राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो गई है, जो चीनी इकोनॉमी की हवा निकालने की फिराक में है। ट्रंप ने अपने चुनावी भाषणों में चीनी सामान पर 60% तक आयात शुल्क लगाने का वादा किया था। दुनिया के दो सबसे बड़े अर्थव्यवस्थाओं वाले देश अमेरिका और चीन के बीच पहले से ही काफ़ी तनाव चल रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने देश को टेक्नोलॉजी का पावर हाउस बनाना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप की जीत से उनकी योजना को पलीता लग सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि चीन में रियल एस्टेट सेक्टर कई साल से संकट में है और सरकार का कर्ज बढ़ रहा है और बेरोजगारी चरम पर है। खपत में सुस्ती ने चीन की ग्रोथ पर ब्रेक लगा रखा है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में चीनी सामान पर 25% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगाई थी। जानकारों का कहना है कि उनके दूसरे कार्यकाल में चीन के लिए परेशानी बढ़ सकती है। IMF ने पहले ही चीन की इकोनॉमी के लिए अपने अनुमान को कम कर दिया है। इस साल देश की इकोनॉमी के 4.5% की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान है, जबकि सरकार ने 5% का लक्ष्य तय रखा है। अगले साल इसके 4.5% रहने का अनुमान है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार जल्द लाएगी आतंकवाद विरोधी नीति, गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को आतंकवाद को लेकर बड़ी बात कही। अमित शाह ने कहा कि सरकार आतंकवाद, आतंकवादियों और उनके पारिस्थितिकी तंत्र से लड़ने के लिए शीघ्र ही एक राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति लाएगी।
गृह मंत्री ने गुरुवार को आतंकवाद निरोधक सम्मेलन में कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार देश में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके विरुद्ध ठोस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, लेकिन आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती। इसी वजह से सभी सुरक्षा एजेंसियों, केंद्रीय और राज्य को निकट समन्वय के साथ काम करना चाहिए। साथ ही संयुक्त रणनीति बनाने के अलावा खुफिया जानकारी साझा करनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत एक महान देश, हमारा रिश्ता आपसी विश्वास पर टिका। पुतिन ने इशारों में अमेरिका को दिया बड़ा संदेश। या दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत एक महान शक्ति है, हिंदुस्तान वैश्विक महाशक्तियों की सूची में शामिल होने का हकदार है। भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में किसी भी अन्य देश की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। रूसी शहर सोची में गुरुवार को वालदाई डिस्कशन क्लब को पुतिन ने संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि रूस भारत के साथ सभी दिशाओं में संबंध विकसित कर रहा है। दोनों देश के बीच द्विपक्षीय संबंधों में काफी हद तक विश्वास है। पुतिन ने कहा कि भारत को निस्संदेह महाशक्ति की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। इसकी 1.5 अरब की आबादी दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं में प्राचीन संस्कृति और आगे की विकास संभावनाओं के साथ सबसे तेजी से बढ़ रही है। पुतिन ने कहा कि भारत एक महान देश है, 1.5 अरब की आबादी के साथ जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश है। हम भारत के साथ सभी दिशाओं में संबंधों को मजबूत बनाने पर काम कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब सिंगापुर पहुंचे जयशंकर, पीएम मोदी के मिशन को कर रहे पूरा। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया का सफल दौरा करने के बाद अपने अगले मिशन पर शुक्रवार को सिंगापुर पहुंच गए हैं। वहां उन्होंने सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री गान किम योंग से मुलाकात की और उनके साथ द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाने की तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेताओं की इस बातचीत में औद्योगिक पार्क, नवाचार और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। जयशंकर 2 देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में सिंगापुर पहुंचे हैं। जयशंकर ने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की थी, जहां भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को मजबूत करने के लिए उन्होंने द्विपक्षीय साझेदारी की ओर आगे बढ़ाया। इसके साथ ही कनाडा के ब्रम्पटन में हिंदुओं के मंदिर पर हमला के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के साथ ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करके उन्होंने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को भी हैरान कर दिया। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, श्रीनगर ग्रेनेड हमले में थे आरोपी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर ग्रेनेड हमले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान ओसामा यासीन शेख, उमर फैयाज शेख और अफनान मंसूर शेख के रूप में हुई है। बता दें कि श्रीनगर में 3 नवंबर को हुए ग्रेनेड हमले में 12 लोग घायल हो गए थे। आईजीपी कश्मीर वीके बिर्दी ने बताया कि 3 नवंबर को श्रीनगर में ग्रेनेड हमले की घटना को अंजाम देने वाले आतंकवादियों और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनके खिलाफ यूएपीएफ के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। बिद्री ने बताया कि पूछताछ में सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों को पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से निर्देश मिले थे, जिसके बाद उन्होंने श्रीनगर के रविवार बाजार में ग्रेनेड फेंके। इस हमले में 12 नागरिक घायल हुए थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ट्रंप का 100 दिन का एजेंडा, अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकालने का प्लान, भारी टैरिफ लगाने की तैयारी, चीन की बढ़ाएंगे टेंशन। जी हां दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका की राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। वो जनवरी महीने में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। उन्होंने अपनी चुनावी रैलियों में 100 दिन का प्लान साझा किया। दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में ट्रंप अपनी आक्रामक नीतियों को लागू करेंगे। वो जो बाइडेन प्रशासन के कई फैसलों को पलटने की तैयारी में है। अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और महंगाई को लेकर ट्रंप बड़ा फैसला लेंगे। ट्रंप के प्लान में प्रवासियों का बड़े पैमाने पर निर्वासन, विदेशी वस्तुओं पर भारी टैरिफ शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी इन दिनों आदेश तैयार करने में व्यस्त हैं। यह आदेश ट्रंप के 100 दिन के एजेंडे को पूरा करने में मदद करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को सीएम योगी देंगे सौगात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को सौगात देंगे। देव दीपावली पर 15 नवंबर को सीएम योगी का आगमन वाराणसी में होने जा रहा है। इस दौरान सीएम योगी यहां के सबसे प्रसिद्ध हो चुके नमो घाट का लोकार्पण करेंगे। यूपी का दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम योगी पहली बार वाराणसी को कोई सौगात अपने हाथों से देंगे। दूसरी बार सीएम बनने के बाद योगी वैसे तो वाराणसी कई बार आए, लेकिन यहां के लोगों को सौगातें पीएम मोदी के हाथों ही मिलती रही है। वाराणसी जिला प्रशासन ने सीएम योगी के आगमन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। नमो घाट के लोकार्पण के साथ ही सीएम योगी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जनसभा के मद्देनजर मंच आदि बनवाने के कार्य में जिला प्रशासन जुट गया है। घाट पर अतिथियों और अन्य लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है।
दोस्तों, वाराणसी में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली गंगा के सबसे ऊपर में अंतिम घाट खिड़किया से आदि केशव के बीच करीब 1.5 किलोमीटर परिक्षेत्र में नमो घाट का निर्माण कराया गया है। पिछले कुछ सालों में यह घाट सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया है। यहाँ पर्यटक ही नहीं, स्थानीय लोग भी पिकनिक मनाने के इरादे से आते हैं। अब लंबे इंतजार के बाद देव दीपावली पर मुख्यमंत्री लोकार्पण करने जा रहे हैं और ये घाट नमस्कार मुद्रा वाली 25 फीट और 75 फीट ऊंची स्कल्पचर प्रतिमाओं की वजह से काफ़ी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिका में ट्रंप की जीत के बाद भी नहीं डरा ईरान, इजराइल को दिखाई आंख, हमले की फिर दी बड़ी धमकी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को जीत हासिल हुई है। अपने चुनाव प्रचार में ट्रंप लगातार गाजा युद्ध का जिक्र करते रहे। इसके अलावा वो इजराइल के समर्थन की भी बात कर चुके हैं। ट्रंप की जीत के बावजूद ईरान डरा नहीं है और उसने इजराइल के खिलाफ एक बड़ा हमला करने की धमकी दे दी है। यह हमला पिछले महीने ईरान पर हुए इजराइल के हमले के जवाब में किया जाएगा। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के उप प्रमुख अली फदावी ने कहा कि जर्नलिस्ट के पास हमसे मुकाबला करने की ताकत नहीं है और